हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। जो हिस्ट्री ऑफ यूएसए हमारा सब्जेक्ट है वो कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चों के लिए। सो सेमेस्टर वन वाले बच्चों, आपके लिए हम ले आए हैं बी हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर वन फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, डी यू दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए हम लाए हैं सेमेस्टर वन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बी हिस्ट्री ऑनर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, वही क्वेश्चंस इसमें कराने वाले हैं। बट ये है क्या कहते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि 8 क्वेश्चंस आते हैं, 8 में से हमें करने होते हैं 4 करने होते हैं। 4 हमें अच्छे से प्रिपेयर करके जाने होते हैं, नहीं 4 ही अच्छे से करके जाने होते हैं। 8 में से हमारे पास खुद चॉइस होती है, मतलब पी वाई क्यू देख लीजिए, और पी वाई क्यू से ही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, सिलेबस से भी आते हैं, लेकिन पी वाई क्यू में जो रिपीटेडली आते हैं मैं वो करा रहा हूँ। ठीक है, और ज़्यादा चिंता मत करना, यूएसए में तो सिर्फ यही आते हैं 4 जो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये वाला। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर ऑफ 1812 एंड एंड वॉज द वॉर ऑफ 1812 अ वॉर ऑफ फ्री ट्रेड एंड सेलर्स राइट। अब देखो, ये क्वेश्चन आएगा तो सही, पर ऐसा नहीं कि एकदम सेम टू सेम ऐसा ही आ जाए। सिर्फ इसमें आ जाए सिर्फ वार ऑफ 1812, इसमें सिर्फ क्या जाए वार ऑफ 1812 के बारे में आ जाए बताने के लिए कि इसमें मैंने पूछा है 1812 के वॉर के बारे में बताओ, सिर्फ ये भी आ सकता है। आपको बस बताना वही है जो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेम आएगा और बट क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग आएगी। एक चीज़ और कि 1812 और सिविल वॉर में कंफ्यूज मत होना, 1812 का वॉर अलग है और सिविल वॉर का वॉर अलग है। ठीक है, सो द वॉर ऑफ 1812 वॉज मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। क्या था वो? मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था। किस किस के बीच में? बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ग्रेट ब्रिटेन के बीच में ये एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि चला था कब से कब तक? 1812 से 1815 तक। द कॉजेज़ ऑफ द वॉर वर कॉम्प्लेक्स। जो कॉजेज़ थे, रीजंस थे जिस वजह से वॉर हुआ, उसके जो कॉजेज़ थे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, बट कैन बी ट्रेस टू इशू रिलेटेड टू ट्रेड। हम मान सकते हैं, जो मतलब कि हम जो पता लगा सकते हैं कि जो रीज़न थे वो रिलेटेड थे, किससे रिलेटेड थे? ट्रेड्स रिलेटेड थे, टेरिटोरियल एक्सपेंशन से रिलेटेड थे, नेशनल प्राइड से रिलेटेड थे। ठीक है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर वर फॉर रीचिंग एंड हैड इम्पोर्टेंट implications for both United States and Great Britain as well as for the native American population in the region। ठीक है, अब आता है हमारा क्या? कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ 1812। ठीक है, पहला क्या कॉज क्या है? कॉज क्या है पहला? ट्रेड। ठीक है, क्या है? ट्रेड। याद रखना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। पहला क्या है? ट्रेड। One of the main cause of the war was trade dispute between United States and the Great Britain। ठीक है, पहला क्या है? ट्रेड, जिसमें कि क्या था? ट्रेड डिस्प्यूट थे किस किस के बीच में? यूनाइटेड स्टेट और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर ग्रेट ब्रिटेन इम्पोज्ड अ नेवल ब्लॉकेड ऑन फ्रांस। क्या होता है? नेपोलियनिक वॉर के दौरान जो ग्रेट ब्रिटेन था उसने नेवल ब्लॉकेड कर दिया था फ्रांस पे, जिसने कि अफेक्ट किया अमेरिका के ट्रेड को फ्रांस के साथ। जो कि अमेरिका का ट्रेड होता था फ्रांस के साथ, फ्रेंच पीपल के साथ, फ्रांस के साथ, उसको उसने अफेक्ट किया बहुत ज़्यादा। एडिशनली साथ ही साथ जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी ऑफ इम्प्रेसमेंट, ठीक, और इम्प्रेसमेंट विच इन्वॉल्व सीजिंग अमेरिकन सेलर्स एंड फोर्सिंग देम टू सर्व इन द ब्रिटिश नेवी was a major source of tension between the two countries। कौन कौन सी टू कंट्रीज थी? यूएसए एंड यूके। यानी इम्प्रेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अमेरिकन पीपल को, जो ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी वो थी हमारी इम्प्रेसमेंट। उसमें क्या होता था, मतलब कि ब्रिटिश क्या करते थे, अमेरिकन सेलर्स को, यानी जो नाव वगैरह चलाते हैं, शिप वगैरह चलाते हैं,
उनको ज़बरदस्ती पकड़ लिया करते थे, उनको पकड़ लिया करते थे ज़बरदस्ती, उनसे ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश की नेवी के लिए काम कराते थे फ्री में, क्योंकि भाई स्लेव बन गए, उनको पकड़ लिया तो स्लेव ही बन जाएंगे, सीधी सी बात है। ये कुछ सोर्सेज थे हमारे टेंशन के दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब दूसरा था हमारा टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ठीक है। अनदर कॉज ऑफ द वॉर वॉज द टेरिटोरियल एक्सपेंशन, दैट यूनाइटेड स्टेट वांटेड टू एक्सपेंड इट्स टेरिटोरी पर्टिकुलरली टू कनाडा एंड फ्लोरिडा। जो यूनाइटेड स्टेट था वो चाहता था कि भैया अपना जो हमारा जो राज्य है बहुत ज़्यादा फैल जाए, कनाडा से लेके फ्लोरिडा तक भी फैल जाए, विच वर कंट्रोल बाय द ब्रिटिश, ग्रेट ब्रिटेन एंड स्पेन रिस्पेक्टिवली। जो कि कौन कवर कंट्रोल करता था? ग्रेट ब्रिटेन और स्पेन। मतलब क्या है इसका? जो यूनाइटेड स्टेट था ना वो चाहता था कि कनाडा भी उनके वश में आ जाए, यानी कंट्रोल में आ जाए, और फ्लोरिडा भी आ जाए। जबकि जो ये दोनों जगह थी, टेरिटरीज थी, वो कौन कर रहा था कंट्रोल? ग्रेट ब्रिटेन और स्पेन इसको कंट्रोल कर रहा था। एडिशनली द ब्रिटिश वर एक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी विच वॉज क्लेम्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। जबकि जो ब्रिटिश सपोर्ट किस में इंटरेस्ट है सपोर्ट करने के लिए? नेटिव अमेरिकन को सपोर्ट कर रहा था कि वो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ को देखें, जो कि यूनाइटेड स्टेट क्लेम करता है, ठीक है। अब दूसरा नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल प्राइड। नेशनल प्राइड भी ज़रूरी है। अब ये जो वॉर के लिए कॉजेज़ है उसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी नेशनल प्राइड। भाई जब तक हमें अपने देश के लिए प्रेम नहीं आएगा तो हम युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध मतलब ऐसा नहीं कि हाँ लड़ लो हमारा प्रेम हो गया, हमें मतलब कि कोई हमारी कंट्री पे जब तक हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। जैसे इंडिया पे जब तक पाकिस्तान नहीं करता है तो इंडिया नहीं करता है उस पर, पाकिस्तान पे वॉर या फिर कुछ भी, मतलब कि कोई कुछ नहीं करता, फोर्स नहीं भेजता है। लेकिन जब पाकिस्तान छेड़ता है तो इंडिया छोड़ता नहीं है, ठीक है। सो नेशनल प्राइड वॉज ऑल्सो अ फैक्टर इन द आउटब्रेक ऑफ द वॉर। Many Americans believed that the United States not began had not been given the respect it deserved by the Great Britain. मतलब कि युद्ध क्यों हो रहा था? देखो पहले यूनाइटेड स्टेट जो फ्री तो नहीं था, लेकिन वो यूनाइटेड किंगडम के यानी ग्रेट ब्रिटेन के कंट्रोल में था। फिर वो ब्रिटेन मतलब कि यूनाइटेड स्टेट उसको फिर इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद सब चीज़ होती है। अब भाई बेशक इंडिपेंडेंट मिल गई, लेकिन उसके बाद इंडिपेंडेंट हो गया यूनाइटेड स्टेट, उसको इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद भी क्या होता है ना कि यूनाइटेड स्टेट को वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जो वो डिज़र्व करता है ग्रेट ब्रिटेन से, पर्टिकुलरली इन द वेक ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। एडिशनली देयर वॉज अ फीलिंग दैट यूनाइटेड स्टेट नीडेड टू असर्ट इट्स इंडिपेंडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेट इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। वही बताया मैंने, जो ये बता दिया, ठीक है। अब आता है कॉन्सिक्वेंसेज। अब इसके रिजल्ट क्या आते हैं? कॉन्सिक्वेंसेज यानी रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट ऑफ द वॉर ऑफ 1812। द वॉर ऑफ 1812 और फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। इसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा फॉर रीचिंग थे, यानी दूर तक सोचने वाले थे, मतलब कि इतना हो सकता है फॉर बोथ यूनाइटेड स्टेट और ग्रेट ब्रिटेन के लिए। ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये जो रिज़ल्ट हैं, इंक्लूड करते हैं पहला ट्रीटी ऑफ घेंट, ठीक है। जो आप इसको प्रोनाउंशिएट करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। जब आप समझने के लिए आप समझ सकते हो। द वॉर एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ गेंट और इन 1914 में इसका ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ गेंट, ठीक है। उसके बाद ये वॉर एंड हुआ, विच रिस्टोर द स्टेटस को एंट बेलम। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, टर्म है ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या टर्म है? को एंट बेलम। दिस meant that there were no territorial gain or losses for the either sides and trade dispute were left resolved, ठीक है। हम कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे टेरिटोरियल, कोई हम नहीं टेरिटरी कोई लेंगे नहीं छोड़ेंगे अपनी, ठीक है, दोनों साइड से। और ना ही हम किसी डिस्प्यूट में मतलब कि ट्रेड डिस्प्यूट में कोई बाधा डालेंगे, ठीक है।
अब क्या था हमारा नेशनलिज्म देयर द वॉर स्ट्रेंथन फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन felt a sense of pride in their military accomplishment and their ability to stand up in the major world power. एंड ऑफ फेडरलिस्ट पार्टी, जो फेडरलिस्ट पार्टी थी उसका डिक्लाइन हो जाता है, ख़त्म हो जाती है ये वाली पार्टी. द वॉर ऑफ 1812 लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द फेडरलिस्ट पार्टी विच हैड अपोज द वॉर. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी विच हैड सपोर्टेड द वॉर गेन पॉलिटिकल पावर एंड dominated American politics for the next two decades. ठीक है, यही कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब कि उसके बाद 1812 में ये पार्टी जो थी फेडरलिस्ट पार्टी उसका डिक्लाइन हो जाता है पूरी तरीके से, जिसने कि अपोज किया था वॉर. ठीक है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी थी वो आती है सपोर्ट में इस वॉर के दौरान, जिसने कि इस वॉर को सपोर्ट भी किया था. ठीक है, और उसने गेन करी पॉलिटिकल पावर और डोमिनेट किया अमेरिकन पॉलिटिक्स पे फॉर 20 साल यानी 2 डिकेड्स के लिए. वेकनिंग ऑफ द नेटिव अमेरिकन पावर, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है. द वॉर वॉज weakened native American power in the region. The defeat of the British and their Native American allies in the Northwest Territory led to the cession of land by Native American tribes. क्या यानी जो वार था ना, वार ऑल्सो वीकेंड नेटिव अमेरिकन पावर इन द रीजन. जो वार था, जो लड़ाई युद्ध हुआ था, उसने नेटिव अमेरिकन पावर को थोड़ा कमज़ोर कर दिया था. जो डिफ़ीट हुआ था ब्रिटिश का और देयर नेटिव अमेरिकन एलाइज का नॉर्थ वेस्ट में, उस नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ में, वो क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है अपनी लैंड को बाय द नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स को. ठीक है, अब आता है प्रील्यूड टू मैनिफेस्ट डेस्टिनी. प्रील्यूड यानी बिगनिंग यानी बिगनिंग टू मैनिफेस्ट डेस्टिनी. This, the War of the 1812 can be seen as a prelude to idea of manifest destiny, which was believed that the United States was destined to expand its territory and influence across North America. यही था कि मतलब कि इनका मानना हो गया था कि भाई हमारा मानना ये है कि यूनाइटेड स्टेट की जो किस्मत है वो, उसका भाग्य ये है कि उसकी टेरिटरी नॉर्थ अमेरिका तक बढ़ जाए, मतलब और ऊपर हो जाए. द वॉर डेमोन्स्ट्रेटेड अमेरिकन मिलिट्री पावर एंड इंक्रीज द डिज़ायर फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन. देखो मैं आपको डीपली नहीं समझा रहा क्योंकि पता है टाइम कम है और आप पता है एग्ज़ाम से पहले पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ. जो आपको समझ जाए, ईजी लैंग्वेज है, आप उसको PDF में पढ़ सकते हो, नहीं तो पॉज करके लिख सकते हो. लिखने की जरूरत नहीं, उसे पढ़ लो, याद हो जाएगा. डिज़ायर फॉर द टेरिटोरियल एक्सपेंशन. अब डिज़ायर थी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, भैया हमें भी एक्सपेंशन करना है, तो ये करो एक्सपेंशन, लड़ो. द वॉर ऑफ 1812 यही था इसमें, मतलब कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वही है कि भाई हमें कनाडा और फ्लोरिडा चाहिए. ठीक है, बट वो किसके अंडर में थी, ब्रिटिशर्स के अंडर में थी. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स सॉट टू एक्सपेंड टेरिटरी इनटू कनाडा फ्लोरिडा एंड द डिज़ायर फॉर द टेरिटरी एक्सपेंशन कंटिन्यू द ईयर फॉलोइंग द वॉर. मतलब कि नहीं, कंट्रोल तो ब्रिटिशर्स का था. यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि भाई हमारी टेरिटरी एक्सपेंड हो कनाडा फ्लोरिडा से, लेकिन इसके रिलेटेड वॉर था जो कंटिन्यू रहा था आगे आने वाले सालों में भी. वॉर वॉज फ्री ट्रेड एंड सीलर राइट. क्या जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, यानी क्वेश्चन मार्क के बाद था कि वो, अब इसका आंसर यहाँ पे आता है. क्या है आंसर? At the time Britain was engaged in the series of war against France and its allies, it imposed a series of trade restrictions including blockades and embargoes on neutral nations such as the United States. These restrictions hurt American trade and commerce. The United States government believed that Britain was violating its right as a neutral region. क्या होता है इसमें, उस टाइम पे जब ये 1812 के टाइम पे, 1812 से 1815 के टाइम पे क्या होता है कि ब्रिटेन बहुत से वॉर में घुसा पड़ा था. जैसे कि किसके खिलाफ खड़ा था, फ्रांस के और उसके एलाइज के अगेंस्ट खड़ा हुआ था. ठीक है, जिसने कि इम्पोज किया बहुत सी सीरीज़, यानी बहुत से
रेस्ट्रिक्शंस उसने लगा दिए ट्रेड को लेकर, ट्रेड से रिलेटेड, जैसे कि उसने ब्लॉक कर दिया सारे रास्ते चैनल्स को, मतलब कि फ्रांस से, यूनाइटेड स्टेट से, मतलब कि ये था कि फिर उसने ब्लॉकेट करने स्टार्ट कर दिया। तो फिर अमेरिका का मानना ये था कि ये हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, हमारा ट्रेड और कॉमर्स को हर्ट कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे इसमें सही से। और ब्रिटेन वॉलेट 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 कर रहा है, मतलब कि हमारा गलत तरीके से यूज़ कर रहा है अपने राइट्स का, एज ए मतलब न्यूट्रल नेशन है, फिर उसके बाद भी वो राइट्स का गलत यूज़ कर रहा है। ठीक है, इन एडिशन टू ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी जो ब्रिटिश नेवी थी इंगेज थी इन द प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रेसमेंट का हमने मतलब आपको बता दिया था, जो कि इन क्या करता है साथ, मतलब कि हमने बताया था पिछले, अभी बता देता हूँ, दोबारा लिख दिया मैंने। जिसका मतलब ये होता है इम्प्रेसमेंट का मतलब कि भैया वो अमेरिकन सेलर्स को पकड़ लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, जब्त या नहीं पकड़ लेना होता है ना, खैर उनको पकड़ लिया करते थे, उनको पकड़ के फिर अपने ब्रिटिश वॉरशिप की तरह यूज़ करते थे, अब ब्रिटिश की क्या हो प्रॉपर्टी हो। द यूएस गवर्नमेंट viewed this is as a violation of the American sovereignty and a threat to the right of its citizens। ठीक है, और उसने ये कहा कि भाई ये तो एक तरीके से वॉलेशन है इन अमेरिका की सॉवरेनिटी पे, यानी हम अमेरिकन होकर भी हम इन पर राज नहीं कर पा रहे, मतलब कि वो हम पे राज कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस ब्रो, ऐसे करके बोलने लग गए। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि ये तो एकदम एकदम थ्रेट है, मतलब कि अच्छा नहीं है अमेरिकन सिटीजन्स के राइट्स के लिए। Therefore, the War of 1812 was often referred to the War of Free Trade and Sailors' Right. The United States declared war on Britain in attempt to protect its economic interest and the right of its citizens. While the war ended in the meant and it did result in an end to the imprisonment of American sailors and the relaxation of the British trade restriction on the US। ठीक है, मतलब यही कि भाई यूएस ज़्यादा नहीं झेल पाया कि ब्रिटिश इतना इंटरफेयर क्यों कर रहा है भाई हमारे ट्रेड में, क्यों कर रहा है हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। तो यूनाइटेड स्टेट ने वॉर को डिक्लेयर किया ब्रिटेन के अगेंस्ट, जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और अपने सिटीजन्स के राइट्स को। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। सो यही आपको लिखना होगा थोड़ा सा बड़ा करके, वैसे यही सिर्फ सब यही है। ठीक है, कंक्लूजन में आपको ये सब उतार देना है। सो क्वेश्चन 2 क्या आएगा हमारा, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्रिटिकली एनालाइज द हिस्टोरिकल डिबेट ऑन द सिविल वॉर, was the war is irrepressible। ठीक है, सो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।